अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स का वो कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद न्यूक्लियर रिएक्शंस। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, अगर हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर कोई पार्टिकल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बम्बार्ड करते हैं, तो उसके नतीजे में जो टारगेट न्यूक्लियस होता है उसके अंदर से न्यूक्लियॉन्स या ऐड हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं या रीअरेंज हो जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है, बहुत सारी टाइप्स आ जाती है, जो आगे वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। बट ओवरऑल आप इन जनरल ये रखिए कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी एटम के अंदर, किसी टारगेटेड एटम या न्यूक्लियस के अंदर कोई एक्सटर्नली पार्टिकल्स के साथ उसको बम्बार्ड करके उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाए, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर से एक्सटर्नली जो बम्बार्ड करवा के उसके अंदर चेंजेस लाई जाती है, इसको इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि हम इसको खुद से स्टार्ट करवा रहे होते हैं। ओके जी, फर्दर यहाँ पर जो न्यूक्लियस बम्बार्ड होने के बाद जो पार्टिकल्स की जो प्रोडक्ट बनती है वो कुछ इस तरह से होती है। जिसकी एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अच्छा, ये जो डेट्स और नेम वगैरह आते हैं, इनको जो एमसीक्यू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन न्यूक्लियस के ऊपर हीलियम पार्टिकल जो वो बम्बार्ड किए, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन 17 का जो न्यूक्लियाई था वो हुआ, और साथ में एच हाइड्रोजन का एटम मिला, और साथ में जो है वो रिएक्शन एनर्जी क्यू जो है वो रिलीज हुई। इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं कंजर्वेशन लॉ इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो कंजर्वेशन लॉज हैं फिजिकल क्वांटिटीज की मीन्स में, वो सारे के सारे ओबे करते हैं, वो सारे के सारे एक्ट करते हैं, जिनके अंदर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास इंक्लूसिव आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर आ जाता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम हम पीछे कई चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास इंक्लूसिव और कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर के बारे में, क्योंकि ये नई चीजें हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर नंबर्स की बात करें तो ये ला ये कहते हैं कि आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन जो सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो सेम रहनी चाहिए। यानी कि बिफोर रिएक्शन जो आपकी रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स की तादाद है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की तादाद है, वो रिएक्शन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही है उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है वो इक्वल होने चाहिए। जैसा कि जो ऊपर हमने रिएक्शन डिस्कस किया हीलियम एंड न्यूट्रॉन वाला, उसमें आप देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स जो है वो 14 प्लस 4 is equal to 18, और यहाँ पर देखिए 17 plus 1 is equal to 8. Similarly, from the bottom side, number of the protons 7 plus 2 is equal to 9 and 8 plus 1 is equal to 9. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन न्यूक्लियॉन्स जो वो होल्ड करता है सभी न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी की। अब जो मैस नंबर है वो डिफर करता है एटॉमिक मैसेज या डिफरेंस, एटॉमिक मैसेज का जो डिफरेंस होता है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी की वजह से, इनके इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का जो मैस होता है वो ज्यादा होता है और कंबाइंड का जो है वो कम होता है, और जो दरमियान में ये मैस का फर्क आता है उसको मैस डिफेक्ट या मैस डेफिसिट कहते हैं। और जो इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आता है। तो इसके अंदर भी जो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी है ये लॉ भी होल्ड करता है, विच मींस कि जो एनर्जी डिफरेंस है ड्यू टू चेंज इन मास, तो आइंस्टाइन एनर्जी जो रिलेशन हमने पीछे भी इसको निकाला था इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो उसके अंदर ये जो मास है वो भी कंजर्व रहेगा, एनर्जी मास जो है वो भी दोनों साइड्स पर कंजर्व रहेगा। जैसे कि इस केस के अंदर जो हीलियम है उसका जो मास यूनिट होता है दैट इज 4.00263, और इस तरह नाइट्रोजन का भी यहाँ पे गिवन है। और राइट हैंड साइड पर अगर बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी, तो यू विल सी द डिफरेंस ऑफ द मास दैट इज हियर वी हैव 18.005677 एंड यहाँ पर है 18.006958। जो जो डिफरेंस आ रहा है 1.192, ये असल में वो एनर्जी है जो एज अ बाइंडिंग एनर्जी उसमें जो है वो यूज हुई है, बट ओवरऑल जो मैस एनर्जी है वो सेम रहती है पूरे सिस्टम की, जो कि मैस एनर्जी लॉ जो है वो कहलाता है।
ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप सिंपल मैथमेटिक्स से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है जी न्यूक्लियर फिशन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के आगे दो एग्जांपल, जो मेजर दो रिएक्शंस है फेमस, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको हम डिटेल से वन बाय वन देखते हैं। न्यूक्लियर फिशन की बात करें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें दो हैवी न्यूक्लियाई जो है वो सेपरेट होकर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय रिलीजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। हैवी न्यूक्लियाई टूटते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और कुछ न्यूक्लियॉन्स भी जैसे कि न्यूट्रॉन्स जो है वो उनको रिलीज करते हैं, और जो इंटरमीडिएट लेवल के जो न्यूक्लियस है उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन जो हैवी एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 17 दिसंबर 1938 में बाय ओटो हान ने और उनके असिस्टेंट फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने। और इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था लीज मैथनर और उनके नेफ्यू ऑटो रॉबर्ट फ्रिशिस ने इन जनवरी 1939। डेट्स बेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, और फिशिस के नेम से इस प्रोसेस को जो है वो फिशन रिएक्शन का नाम दिया गया था। बाय एनालॉजी जो उन्होंने यूज की थी बायोलॉजिकल फिशन ऑफ लिविंग सेल्स के, लिविंग सेल्स के अंदर जो फिशन रिएक्शन होता है उसी के हिसाब से उन्होंने इसको भी फिशन रिएक्शन का नाम दिया। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था यूरेनियम के ऊपर। कैसे किया, यहाँ पर आप वो जो रिएक्शन है वो देख सकते हैं कि उन्होंने जो यूरेनियम एटम है 235, उस पर एक न्यूक्लियर न्यूट्रॉन जो है उसकी बम्बार्टमेंट की, तो टेम्परेरीली ये कन्वर्ट हुआ यूरेनियम 236 में, जो कि अनस्टेबल है, और ये फाइनली टूट गया दो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई एक्स और वाई प्लस न्यूट्रॉन्स, और साथ में न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए। अब ये हमने एक्स और वाई क्यों लिखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स जैसे हमने पीछे पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे सेट बनते हैं जो इस रिएक्शन को सेटिस्फाई करते हैं, कि इनकी प्रोडक्ट डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट जो है वो बन सकती हैं। और नीचे मैं आपको इसकी एग्जांपल्स कुछ जो है वो दिखाऊंगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर दो एग्जांपल्स गिवन है। जैसे यूरेनियम 235 जब ये टूटा तो इस वक्त पे बेरियम और क्रिप्टॉन बने, साथ में 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हुए। और दूसरी तरफ यूरेनियम 235 इस तरह टूटा कि ये स्ट्रोंशियम और ये XE, ये दो प्रोडक्ट्स बनी। यू कैन सी कि ये भी एक स्टैंडर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है, सेटिस्फाइड वैलिड न्यूक्लियर रिएक्शन है, और ये भी एक वैलिड न्यूक्लियर रिएक्शन है। दैट इज वाई वहां पर हम एक्स और वाई लिखते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो डिफरेंट आ सकती हैं। अच्छा जी, ओके, फर्दर चलते हैं जी। यहाँ पर ये हमें लीसा मैकनियर 1878 और 1968 इनका बहुत बड़ा काम था। ये एक फिजिसिस्ट थी, ऑस्ट्रियन स्वीडिश फिजिसिस्ट थी, जिन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटोसेंट्रियम और न्यूक्लियर फिशन की। इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया था, तो हिस्ट्री वाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद इसी रिएक्शन के जो एनर्जी है उसकी कंजर्वेशन यहाँ पर दिखाई गई। एज यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मास एनर्जी है उसमें डिफरेंस आ रहा है 0.2153, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, दैट इज 200.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। और ये एज कंपेयर टू द अदर रिएक्शंस बहुत ज्यादा होती है। 85% जो एनर्जी है इसकी, इस रिएक्शन की, वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैवी फ्रेगमेंट्स की उसमें रिलीज होती है, और बाकी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो इस प्रोसेस में रिलीज हो जाती है। अब ये जो एनर्जी अगर हम इसको कंपेयर करें, आप यूं समझ लें कि अगर एक मॉलिक्यूल अगर आप यूरेनियम का तोड़ते हैं तो उससे रिलीज होने वाली एनर्जी जो है वो इक्वल होती है अगर 1 मिलियन गैसोलीन जो एटम्स है वो बर्न हो, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है। तो यू कैन सी कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इससे रिलीज होती है। अच्छा, अब इसके आगे फर्दर एक टाइप है फिशन चेन रिएक्शन। अब हमने पीछे यहाँ पर यह देखा है कि इस रिएक्शन में हमारे पास जो 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होती है। ये तीन न्यूट्रॉन जो है वो आगे वजह बनते हैं कि ये 3 न्यूट्रॉन, क्योंकि हमने ये जो रिएक्शन किया ये कैसे किया है कि हमने एक न्यूट्रॉन ही इस पे बम्बार्ड किया है और उस न्यूट्रॉन ने इनको तोड़ा है। तो अब ऑब्वियसली जो ये न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये न्यूट्रॉन्स आगे जाके फर्दर एटम्स को तोड़ेंगे, और जो फर्दर एटम टूटेंगे उनमें से भी न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो आगे जाके फर्दर एटम्स को तोड़ेंगे, और इस तरह वो तोड़ते तोड़ते एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि फर्दर जितने भी न्यूक्लियस एटम न्यूक्लियस होते हैं उनको तोड़ते हैं, और इस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन
कहते हैं। और चूंकि एक एटम से हमने पीछे देखा कि एक 1 मिलियंथ टाइम ग्रेटर एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द गैसोलीन, तो अगर ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है तो सोचे कि इससे कितनी एनर्जी होगी। तो जस्ट फॉर एनालिजी एक कंपैरिजन के लिए, अगर हम 1 किलोग्राम यूरेनियम को तोड़ते हैं तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो इक्वल होती है अगर 3000 टन्स ऑफ कोल जो है उसको बर्न किया जाए, उसकी इक्वल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इससे रिलीज होती है। एज यू कैन सी है कि यहाँ पर आप देखें कि यूरेनियम टूटा, बेरियम क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन्स निकले और उन तीनों न्यूट्रॉन्स ने फर्दर तीन जो यूरेनियम उनको तोड़ा, उनसे आगे फर्दर न्यूट्रॉन्स निकले और इस तरह अप टू सो ऑन, ये चेन रिएक्शन जो है वो अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा जी। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि ये चेन रिएक्शन तभी हो सकता है अगर एक स्पेसिफाइड मैस ऑफ यूरेनियम अवेलेबल होगा। अगर उतनी अमाउंट में अवेलेबल होगा तभी चेन रिएक्शन चल सकेगा। अगर उससे जो यूरेनियम है वो कम होगा तो चेन रिएक्शन नहीं चलेगा। तो वो जो सर्टेन क्वांटिटी है जो चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, हम उसको क्रिटिकल मैस कहते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्यूल सेल दिखाया गया है यूरेनियम का, जो कि प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। एक हाथ के ऊपर पड़ा, देखिए कितनी छोटा सा पैलेट है, और ये एक पैलेट जो है वो 1 टन कोयला जलाने जितनी एनर्जी जो है वो पैदा कर सकते हैं। ओके जी। फर्दर अब आप बात कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, जिसके अंदर ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर करके जो यूजफुल एनर्जी जो ऑब्टेन की जाती है, हम उनको वन बाय वन जो वो देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिखाई गई है, यहाँ पर आप उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस जगह पर ये जो रेड आपको लाइन नजर आ रही है ये फ्यूल रॉड्स हैं, और इनके साइड पर जो ग्रेफाइड मीडिएटर्स लगे हुए हैं। और ये जो ब्लैक रॉड्स आपको नजर आ रही है इनको कंट्रोल रॉड्स कहते हैं। और ये सारा जो चेम्बर है, ये सारा चेम्बर, ये रेडिएशन शील्ड, इस चेम्बर के अंदर जो है वो इसकी सराउंडिंग में पानी होता है, जिसको हम जो है वो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। और फिर फर्दर ये कंक्रीट की वॉल है जो शील्डिंग प्रोवाइड करती है रेडिएशन से। और यहाँ पर जो वाटर सर्कुलेशन चल रही होती है जो इधर से निकलने वाली हीट को यहाँ पर पहुंचाती है, और यहाँ से हीट स्टीम जो है, पानी जो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्टीम से फिर आगे टरबाइन रन करके बिजली जो है वो चलाई जाती है। अच्छा, अब हम इसकी एक एक चीज को जरा जरा जो है वो गौर से देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कोर की। कोर क्या होता है? कोर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल को कंट्रोल जो है वो कंटेन करता है। यानी कि कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो थर्मल न्यूट्रॉन्स की मदद से उसको चलाता है, चेन रिएक्शन को स्टार्ट करता है। और ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, और इसमें यूरेनियम 235 जो वो कॉमन रिएक्टर फ्यूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो मोस्टली कमर्शियल रिएक्टर्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज यूज कर रहे हैं वो इनरिच यूरेनियम 235 इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो एटमॉस्फेयर नेचुरली यूरेनियम मिलती है वो यूरेनियम 236 होता है, और चेन रिएक्शन के लिए हम यूरेनियम 235 इस्तेमाल करते हैं। तो बाय नेचर ये सिर्फ 0.07% अवेलेबल है नेचर के अंदर। तो इसलिए फॉर द चेन रिएक्शन उसको एनरिच किया जाता है, यूरेनियम 235 की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। और जो रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल यूज किया जाता है उसके अंदर जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है वो 3% तक एनरिच होता है, यानी कि 3% तक उसकी क्वांटिटी जो यूरेनियम 235 की होती है। अच्छा, नेक्स्ट उसका जो पार्ट है वो मीडिएटर है। मीडिएटर क्या काम करता है? ये न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है। क्योंकि देखिए अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते, उसको न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन नहीं करते, तो इतनी इमेंस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी कि पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर ही मेल्ट डाउन हो जाएगा। दैट इज वाई मीडिएटर्स यूज किए जाते हैं जो यूरेनियम 235 से निकलने वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो डाउन करते हैं, और फिशन प्रोसेस को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो वो चलाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड जो है वो प्रिवेंट करती है कि चेन रिएक्शन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, यानी कि एक वक्त में सिर्फ एक न्यूट्रॉन रिलीज हो, वो एक यूरेनियम एटम को तोड़े, और वहां से फर्दर जो 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे होते हैं उनमें से दो को जो है वो ग्रेफाइट का ये जो रॉड होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और एक न्यूट्रॉन को आगे जाने देता है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इसको कंट्रोल नहीं करते, तो चेन रिएक्शन से जैसे मैंने आगे बताया कि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि पूरे का पूरा रिएक्टर जो है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा।
उसके बाद कूलेंट या हीट एक्सचेंजर होता है। ये जो पूरा, जैसे मैंने बताया, वो पूरे चेंबर के अंदर पानी जो फिल किया होता है, तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें से जो निकलने वाली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वो पानी में चली जाती है, पानी हीट अप हो जाता है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। उस पानी को फिर हम फर्दर हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं, जहां पर वो पानी जो है दूसरे पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है, और उस स्टीम से फिर हम टरबाइन चलाकर जो बिजली है उसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में शील्डिंग है जी। कंक्रीट की मोटी दीवारें बनाई जाती है ताकि फिशन रिएक्शन के नतीजे में जो रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन देख रहे हैं, उनसे प्रिवेंट किया जाए। और ये कंक्रीट की या लेड की वॉल्स जो है वो लगाई जाती हैं ताकि इससे निकलने वाले जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। अच्छा, जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स की दो टाइप्स होती है, एक थर्मल रिएक्टर्स होते हैं और एक फास्ट रिएक्टर्स होते हैं। थर्मल रिएक्टर कौन से होते हैं? वो रिएक्टर्स होते हैं जिनमें थर्मल एनर्जी न्यूट्रॉन जो है वो यूज किए जाते हैं। और इसके बहुत सारे डिजाइन होते हैं थर्मल रिएक्टर के, जिसके अंदर जिसमें से एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर भी होता है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से कम रखा जाता है ताकि वाटर वहां पे बॉयल होके जो है वो रिएक्टर को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा फास्ट रिएक्टर है। ये वो रिएक्टर जिसके अंदर फास्ट एनर्जी न्यूट्रॉन्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और फास्ट रिएक्टर जो है वो यूरेनियम का तकरीबन 99% जो यूरेनियम 238 जो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए उसके रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को यूज करने के लिए। ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। जो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो यूरेनियम 238 है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और वो यूरेनियम 235 बन जाता है। देन बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल ये कन्वर्ट हो जाता है 239 में। और तकरीबन 23.5 मिनट तक वो यहाँ पर रहता है, और देन फिर ये डिके आउट होता है 2.4 डेज के लिए, प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पूरी चेन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम उसको टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसके अंदर ये फिशन का उलट है। अब फिशन में मैंने पढ़ा था कि दो हैवी न्यूक्लियाई जो स्प्लिट होते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है, बट ये उसका ऑपोजिट है। इसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और चूंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, बट इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है टू एब्जॉर्ब, इसीलिए ये रिएक्शन मोस्टली स्टार्स पर होता है, जैसे कि सूरज है उन पर ये हो रहा था। और ये रिएक्शन जो है वो दो तरीकों से अचीव किया जाता है, दो सीरीज ऑफ प्रोसेस से अचीव किया जाता है। पहला कहलाता है जी प्रोटॉन साइकिल और दूसरा कहलाता है कार्बन साइकिल। अब प्रोटॉन साइकिल क्या होता है? इसके अंदर जो दो फास्ट मूविंग, दो हाई एनर्जी जो प्रोटॉन है वो आपस में कंबाइन होते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, बीटा पार्टिकल रिलीज करते हैं और एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर जो है वो कंबाइन होते हैं एक और प्रोटॉन के साथ, गैमा रेज खारिज करते हुए, और ये हीलियम का जो है वो एक एटम बना देते हैं। देन फर्दर ये दो हीलियम एटम जो है वो कंबाइन होते हैं, गैमा रेडिएशन खारिज करते हैं, साथ में एनर्जी खारिज करते हैं, दो प्रोटॉन हीलियम 4 जो है वो बना देते हैं। और देन ये प्रोटॉन अगेन दोबारा से दूसरे प्रोटॉन के साथ मिलकर इसी रिएक्शन को दोबारा से स्टार्ट कर देता है, और इस चेन को हम प्रोटॉन प्रोटॉन चेन कहते हैं। और एज यू कैन सी कि दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो बना रहे हैं। और दूसरा जो प्रोसेस है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। ओवरऑल एक चेन रिएक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 26.71 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। दूसरा जी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में क्या होता है कि एक कार्बन 12 जो है वो एक प्रोटॉन के साथ कंबाइन होता है, हाइड्रोजन एटम क्या है उससे कंबाइन होता है, और उसमें गैमा रेडिएशन रिलीज होती है, साथ में एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है जो है वो नाइट्रोजन 13 में। और फिर नाइट्रोजन 13 कन्वर्ट होता है कार्बन 13 में बाय रिलीजिंग अ बीटा पार्टिकल। और ये कार्बन 13 अगेन एक प्रोटॉन के साथ जो वो कंबाइन होकर गैमा रेडिएशन खारिज करते हुए एनर्जी रिलीज करता है और कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 14 में। और अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन 14 एक प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर गैमा रेडिएशन खारिज करता है, साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज करता है और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन 15 में। और ऑक्सीजन 15 बाय रिलीजिंग अ बीटा पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन 15, एंड देन अगेन नाइट्रोजन 15 जो है वो प्रोटॉन के साथ मिलकर कार्बन 12 बनाता है और गैमा रेडिएशन साथ में एनर्जी खारिज करता है, और अगेन ये साइकिल जो है वो दोबारा शुरू हो जाता है। इस आप देखें
देखें कि इस स्टेप में एनर्जी खारिज हुई, 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 तो इस पूरे चेन रिएक्शन में डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर जो वो एनर्जी खारिज होती है, और ओवरऑल इस पूरे स्टेप्स के अंदर 26.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और इस एनर्जी को हम जो है वो थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं। अच्छा जी, ये तो था फ्यूजन रिएक्शन जो दो तरीकों से जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं रेडिएशन एक्सपोजर की। जो ये रेडिएशन है सिर्फ इन रिएक्शंस या इन्हीं एटम से ही नहीं निकलती, हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी एनर्जीज जो है वो मौजूद है, जो डिफरेंट तरीकों से हमें अफेक्ट करती हैं। अच्छा, ये समझने की जरूरत है कि हमारे हर तरफ जो है रेडिएशंस मौजूद हैं, चाहे कोई लिविंग क्रिएचर है, कोई अर्थ अर्थ से आ रही हैं, हमारे पास स्पेस से आ रही हैं। अगर आप जैसे हमने पीछे गीगर मोल्डर काउंटर पढ़ा, अगर उस काउंटर को आप सिंपली किसी भी सोर्स के बगैर हवा में भी रखते तो वो आपको कुछ ना कुछ काउंटिंग जो रीडिंग शो करवाएगा, जो ये बताता है कि हमारे इर्द गिर्द हर तरफ रेडिएशन जो है वो मौजूद है। अब वन बाय वन के टाइप्स की बात कर ले तो पहले हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशन आ जाती हैं। अब अर्थ है या कोई भी लिविंग थिंग है, वो कंटिन्यूसली जो वो रेडिएशंस को फेस कर रहा है, जो कि स्पेस से आ रही है। और ये जो रेडिएशन डोज है वो वेरी कर रही है अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। उसकी वजह ये कि कई जगह पर एलिवेशन ज्यादा है, कई जगह पर कम है। और इस तरह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरह बिहेव करता है। तो दैट इज वाई कॉस्मिक रेडिएशन की डोज जो है वो पूरी दुनिया में डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती है। दूसरी आ जाती है जी इंटरनल रेडिएशन। एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी डाइट में बहुत सारे मिनरल्स जो है वो यूज करते हैं, जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं, जैसे कि पोटाशियम 40 है, कार्बन 14 है, लेड 210 है। और तो और भी आइसोटोप्स है जो हमारी बॉडीज के अंदर होते हैं बाय बर्थ, तो वो भी रेडिएशन खारिज करते हैं, जिनको हम इंटरनल रेडिएशन कहते हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो पूरी नेचर में पाए जाते हैं, जमीन के अंदर है, पानी के अंदर है, वेजिटेबल्स के अंदर है, तो वो सारी की सारी रेडिएशन जो है वो टेरेस्ट्रियल सोर्सेज कहलाते हैं। जो मेजर आइसोटोप है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के अंदर, उनमें यूरेनियम है। उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट्स है यूरेनियम की, जैसे थोरियम है, रेडियम है, और खास तौर पर रेडॉन है। अब हम इनको देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, बट ये सोर्स नेचुरली अवेलेबल है और हम इनकी रेडिएशन के सामने एक्सपोज हैं। अब इन रेडिएशन को हम बिल्डिंग, इवन के जो बिल्डिंग मटेरियल्स है ये भी रेडिएशन जो हम emit करते हैं। इन सभी रेडिएशन को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो कहते हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट ग्राफ दिखाया गया है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन वो दिखाई गई हैं, सोर्स ऑफ रेडिएशन जिनको हम फेस करते हैं। उनमें आप देख सकते हैं रेडॉन गैस जो है वो हमारे ग्राउंड में ऑलमोस्ट 40% है जो रेडिएशन खारिज करती है। ह्यूमन बॉडी और जो फूड 15% है, कॉस्मिक रेडिएशन 12% है, 15% बिल्डिंग ग्राउंड रेडिएशन है, और 18% आर्टिफिशियल सोर्स है, जिनमें से मैक्सिमम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल होती है, जैसे कि एक्सरेज हैं या ट्रेसर्स हैं या डिफरेंट न्यूक्लियर मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है वो शामिल है। और उसमें से एक आप जो पर्पल पार्ट देख रहे हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती है, उसकी भी रेडिएशन का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो फेस करते हैं। ओके जी। अच्छा, अब ये जो बायोलॉजिकल डैमेज ये रेडिएशन काज करते हैं वो दो तरह के डैमेज होते हैं। एक सोमैटिक इफेक्ट होता है, दूसरा जेनेटिक इफेक्ट होता है। सोमैटिक इफेक्ट वो होता है जो कि रेडिएशन के सामने एक्सपोजर के साथ फौरन ही जो है वो सामने आ जाता है, जैसे कि स्किन बर्न है, लॉस ऑफ हेयर है, या कैंसर की कोई इंडिकेशन है। और जेनेटिक इफेक्ट जो होता है ये एट द सेम टाइम तो शो नहीं होता, बट ये आपके जीन्स को जो है वो मुतासर करता है, और फर्दर जो जनरेशन है उनमें इसके असरात जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब हम इन रेडिएशंस के जो यूजेज है वो देख लेते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, ये रेडिएशन जितना खतरनाक है तो उतनी यूजफुल भी है। खास तौर पे जो उसका बायोलॉजिकल यूज है मेडिकल फील्ड के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें अगर पहली बात करें तो फूड प्रिवेंशन है, तो फूड प्रिजर्वेशन है, तो खुराक को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। जो इक्विपमेंट है उनको स्टेरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसके अंदर, क्योंकि अगर इन इक्विपमेंट्स को हम हाई हीट देंगे तो वो मेल्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो उसको स्टेरलाइज करने के लिए हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट कंट्रोल के रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे केमिकल स्टडी के लिए रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चेक करने के लिए हम उसके अंदर जो है वो कार्बन ट्रेसिस जो है वो छोड़ देते हैं, जैसे पौधा उसको ऑब्जॉर्व करता है, तो उनसे निकलने वाले रेडिएशन को डिटेक्ट करके हम उसका पाथ और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको ट्रेस आउट
कर सकते हैं। इसका मेडिकल भी यूज भी है, जिसके अंदर मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे आइसोटोप्स है, जैसे कि जो टेक्टेनियम 99 है, इसका जो आइसोटोप है वो इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट के अंदर, जो डायग्नोस्टिक के लिए ये पेशेंट के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और सेंसिटिव, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, सेंसिटिव जो कैमरास है, गैमा कैमरास है, उनमें से निकलने वाली गैमा रेज को कैप्चर करते हैं, जो पेशेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट को जो वो विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह एक पॉजिट्रॉन मिशन टोमोग्राफी भी है, जिससे हमने सीटी स्कैन टोमोग्राफी पढ़ा था। पॉजिट्रॉन मिशन टोमोग्राफी भी है, जिसके अंदर हम जो डिफरेंट न्यूक्लियर ट्रेसेस है वो इस्तेमाल करते हैं बॉडी के जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, तो उनकी इमेजिंग के लिए, उनके अंदर मौजूद डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। उसके हम ऑक्सीजन 15 जो है जिसका हाफ लाइफ 2 मिनट है, इस तरह नाइट्रोजन 13 जिसका हाफ लाइफ 10 मिनट्स है, कार्बन 11 जिसका हाफ लाइफ 20 मिनट्स है, इस तरह फेरस 18 है जिसका हाफ लाइफ 110 मिनट है। ये आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं। ये जब बॉडी में रेडिएट होते हैं, डिके आउट होते हैं, तो उनको सेंसिटिव कैमरास की मदद से कैप्चर किया जाता है, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स के जो डिफेक्ट्स हैं उनको जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी जो है इस्तेमाल इसके अंदर हाई एनर्जी जो रेडिएशन है वो इस्तेमाल की जाती है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में, डीएनए को हील करने में, या डिफरेंट जो अल्सर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, पेशेंट को जो रेडिएशन थेरेपी के जरिए ट्रीट किया जा रहा है। ओके जी, अब थोड़ा सा हम चलते हैं सब एटॉमिक लेवल पर, और जो कुछ बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको पढ़ेंगे, और कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उनकी तरफ जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर जो नेचर में फोर्सेस पाई जाती है वो चार तरह की होती हैं: स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, और उसके बाद आ जाती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है, हमने पीछे पढ़ा था, ये पाई जाती है न्यूक्लियॉन्स के दरमियान। न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर हेल्ड करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। सबसे ताकतवर तरीन फोर्स है, और लेकिन बहुत शॉर्ट रेंज तक होती है, ऑलमोस्ट 10⁻14 तक। और इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 देते हैं, कि मैक्सिमम फोर्स अब तक जो नॉन फोर्सेस हैं उनमें मैक्सिमम फोर्स जो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स वो न्यूक्लियर फोर्स होती है, और उसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है 1 देते हैं। और बाकी तमाम फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो इसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आ जाती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बोथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है ये मैनिफेस्टेशन है एक्सचेंज फोर्स की, और फोटोन के एक्सचेंज इसके अंदर होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों के दरमियान पाई जाती हैं। इसकी रेंज इनफिनिट है, और इसके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 10⁻2 होती है। उसके बाद आ जाती है जी वीक फोर्स। वीक फोर्सेस जो है वो इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन्स की इंटरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये इन क्वार्क्स के दरमियान पाई जाती हैं, और इनकी रेंज भी बहुत छोटी होती है, ऑलमोस्ट 0.1% डायमीटर ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि 10⁻18 मीटर तक। और इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 10⁻6 होती है। और उसके बाद आ जाती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स एसोसिएट होती है जो ग्रेविटी के साथ, और इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 10⁻43, इनके बहुत वीक, इनकी सबसे कमजोर तरीन जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। बट पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। और ये इस टेबल के अंदर इन सारी जो फोर्सेस है उनके कंपैरिजन दिया गया है, जिनको आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूर ध्यान में रखिए। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। नॉर्मली हमें यही पता है कि हम एटम एटम का अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उससे नीचे हम नहीं जानते। बट ऐसा नहीं है। बहुत देर तक यही समझा जाता रहा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और द फंडामेंटल पार्टिकल्स। बट फर्दर जो डिस्कवरीज हुई है 1945 के बाद, उसमें क्या किया गया था कि जो हाई स्टेबल, जो हाईली एक्सीलरेटेड जो पार्टिकल प्रोटॉन्स थे उनको आपस में स्ट्राइक किया गया था, और ये ऑब्जर्व किया गया कि फर्दर भी इनके नीचे भी सब पार्टिकल्स है जो मौजूद हैं, जिनको जिनकी हाफ लाइफ जो है वो वेरी करती है 10⁻6 टू 10⁻23 सेकंड्स तक। और ये बहुत ही अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं की मदद से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो बनते हैं। तो एक नई रास्ते खुल गए थे डिस्कवरीज के, जिससे ये पता चला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल, फर्दर भी कोई पार्टिकल्स जो है वो मौजूद है। उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनको वन बाय वन पढ़ेंगे, जैसे कि बोसॉन्स हैं, लैप्टॉन्स हैं, हार्ड्रॉन्स हैं, और बल्कि बेसिकली तीन ही बनते हैं, क्योंकि हाइड्रोन्स के अंदर ही फर्दर जो वो क्वार्क्स आ जाते हैं।
जिनको अभी तक के लिए क्वार्क्स को बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो माना जाता है। सबसे पहले बोसोन की फैमिली है। जो बोसोन की फैमिली है ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं नेचर्स के फंडामेंटल फोर्सेस के दरमियान। और ये फोटोन एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनके साथ होती है, और इनको डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू प्लस और जी पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो रखते हैं। या इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं जो है वो फैमिलीज को दिखाया गया है। एज यू कैन सी के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो 6 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन, मुऑन न्यूट्रिनो, टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। और क्वार्क्स की बात करें, इसमें अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम क्वार्क होता है। इस तरह जो बोसॉन्स हैं उनकी अगर फर्दर 3 कैटेगरीज है, जिनमें जो है वो गेज बोसॉन्स है, जिनके अंदर डब्ल्यू बोसॉन्स है, जी बोसॉन्स है, फोटॉन्स है, ग्लूऑन है। और जो स्केलर बोसॉन्स है उनके अंदर हिग्स है। और जो टेंसर बोसॉन्स है उनके अंदर जो है वो ग्रेविटॉन पाया जाता है। तो ये वो अभी तक के लिए ये वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनकी बेस पर जो मैटर है वो अभी बेस कर रहा है। इनको हम थोड़ा थोड़ा इनकी जो है वो फर्दर देख लेते हैं। तो आगे लेप्टॉन फैमिली की अगर बात करें तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं। और इसके अंदर जो है वो मुऑन, एंटी मुऑन, न्यूट्रिनो मुऑन, और उसके बाद जो अदर लेप्टॉन्स हैं उसके अंदर टाउ पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो टाउ पार्टिकल्स जो है वो 6 पार्टिकल्स जो है वो ये शामिल है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन, मुऑन न्यूट्रिनो, टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। पहले ये 4 ही थे, लेकिन बाद में दो ये टाउ वाले जो है वो बाद में जो है वो दरियाफ्त हुए थे। लेकिन पहले ये 4 ही समझे जाते थे, लेकिन ये दो जो है वो बाद में दरियाफ्त हुए और फिर इनको भी इस वैल्यू में शामिल कर लिया गया। अब ये 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद हाइड्रॉन्स की बात करें तो हाइड्रॉन्स पार्टिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, कुछ पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और कुछ ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। अब हाइड्रॉन्स के अंदर प्रोटॉन्स भी हाइड्रॉन्स में शामिल होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी शामिल होते हैं और पाइऑन्स भी शामिल होते हैं। हाइड्रॉन्स को फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मीजॉन्स और बेरियॉन्स में से। और हाइड्रोजन जब जैसे डिस्कवर हुए थे तो ये क्लियर हो गया था कि जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है ये जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। तो सजेशन जो ये दिया गया था कि हाइड्रोजन जो है वो स्मॉलर्स है और इससे भी फर्दर पार्टिकल्स जो वो पाए जाते हैं, जिनको नाम दिया गया क्वार्क का। 1963 में फर्स्ट क्वार्क थ्योरी जो थी वो सामने आई थी, जो प्रेजेंट की गई थी एंगलमान और जी स्वैग की तरफ से। ये फर्स्ट क्वार्क थ्योरी थी जिन्होंने ये कंफर्म किया था कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, इनके फर्दर भी पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। अब जो क्वार्क्स मॉडल जो प्रेजेंट हुआ था 1963 में, उसकी 2 असम्पशंस जो है वो बनाई गई थी कि 6 तरह के जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्वार्क अप। अच्छा, यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो तमाम क्वार्क्स हैं, इस टेबल के अंदर तमाम जो क्वार्क्स हैं उनके सिंबल्स, उनके चार्जेस और उनके नेम जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 तरह के क्वार्क्स के नाम है यहाँ पर। ये उसका मैस यहाँ पर गिवन है, ये इनके सिंबल्स हैं और ये इनके ऊपर जो चार्जेस है वो यहाँ पर इस टेबल में मौजूद है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो है वो 3 तरह के क्वार्क से मिलकर बनता है, जिसमें डाउन क्वार्क, अप क्वार्क्स, 2 अप क्वार्क्स हैं। जैसे न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन और एक अप क्वार्क है। इस तरह सिग्मा के अंदर एक डाउन और एक एंटी अप क्वार्क है। और इस तरह सिग्मा एंटी सिग्मा के अंदर जो है वो एंटी डाउन और अप क्वार्क जो है वो शामिल है। अब इनकी फर्दर एक बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन हुई थी जिसको हम कलर चार्ज कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वो नॉर्मली सिर्फ हम 2 ही कंडीशंस जानते हैं, और जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बट जो स्ट्रॉन्ग चार्ज है वो बेसिकली 3 किस्मों में आते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। और हर एक का ऑपोजिट भी पाया जाता है। जिस तरह अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका ऑपोजिट नेगेटिव है, तो इस तरह इन स्ट्रॉन्ग चार्जेस के भी अपोजिट है। यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन के ऑपोजिट चार्जेस एंटी रेड, एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन होते हैं। अब
का कोई काम नहीं है। जिस तरह विजिबल लाइट हमें नजर आती है कि वैसे वो विजिबली नजर आए। ये वही एनालॉजी है कि जिस तरह रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन मिलकर जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर व्हाइट देते हैं, इस तरह जब ये चार्जेस मिलते हैं तो ये भी कलरलेस या व्हाइट जो है वो चार्जेस ही देते हैं, जो कि विजिबल जो है वो आम आंख से देखना जो वो मुमकिन नहीं है। एक फ्री पार्टिकल जो होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसका कलर चार्ज कलर भी जीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर तमाम जो चार्जेस है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। एज यू कैन सी हेयर इन द बॉटम, यहाँ पर जो रेड ग्रीन एंड ब्लू है वो व्हाइट कलर जिस तरह देते हैं, इसी तरह एंटी रेड जो सियान कलर है, एंटी ग्रीन मैजेंटा है, एंटी ब्लू जो है वो ये मिलकर भी व्हाइट देते हैं। और अगर ये छह के छह को आपस में मिला दिया जाए तो वो कलरलेस हो जाते हैं। तो जो फ्री पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसका भी कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस ही होता है। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होपफुली सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।